हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर को। आराम से तसल्ली के साथ आपको सब कुछ क्लियर होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये अपना लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फाउंडेशन ऑफ वेक्टर को क्लियर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सारे लेक्चर आपको एक ही जगह पे मिले ना, तो बस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, क्लास 11 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखिए। वहां पर सारे लेक्चर आपको एकदम सीक्वेंस से मिलेंगे। इसी चैप्टर के नहीं, बाकी सभी चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मतलब आपको अलग अलग प्लेलिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर पिछला पार्ट नहीं मिल रहा है, इसका अगला पार्ट नहीं मिल रहा है, सारे एक ही जगह पे मिलेंगे, ढूंढ लोगे ना। चलिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कि ये वीडियोस थोड़ी सी आगे बढ़े, चाहते हो कि ये जो मेरी एनर्जी है ये 10-50 स्टूडेंट तक ही सिमट करके ना जाए, तो कम से कम इन वीडियोस को शेयर करिए व्हाट्सएप पर, अपने फ्रेंड्स के साथ, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहां आप कर सकते हो ना फैला दो। इतना तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये तो करो। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन की, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा एकदम बड़ी बच्चों वाली बात। जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था कि मान के चलिए जो स्केलर क्वांटिटी होती है, अब स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके पास जो है ना, आपके पास 10 केजी आलू है, ठीक है, 10 केजी आलू है, और आपके पास एक और पोटली आलू है, ठीक है ना, ये भी 10 केजी है। अब आप ये बताओ कि अगर भी 10 केजी आलू में अगर एक ही प्लेस पर रखूं, एक के ऊपर एक, तो टोटल कितना होगा? 20 केजी, है ना। इनको अलग अलग जगह पे लटका दूं तब भी कितना होगा? 20 केजी। एक को एक एंगल पे, एक को दूसरे एंगल पे लटका दूं फिर भी कितना होगा? 20 केजी, है ना। तो आप ये बताओ कि अगर मैं इस मास को ऐड कर रहा हूं तो हर बार हर केस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन और एंगल, ये मेरा जो रिजल्ट है इसका इफेक्ट है वो 20 केजी आने वाला है। जबकि अगर मेरे पास एक स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है, अगर स्टोन पे मैं यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और यहां पर एक और फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, ठीक, तो जो इफेक्टिव जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो मुझे कितना मिलेगा? 20 न्यूटन। हाँ, मुझे पता है, आप जानते हो उस चीज को, है ना। थोड़ा सा और इसको समझो थोड़ा सा। अगर मेरे पास यही स्टोन है, 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाऊं, 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाऊं, तो आप समझदार हो, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 न्यूटन, ये आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि अगर मैं इसी स्टोन पर इस तरह से कुछ फोर्स लगाऊं कि 10 न्यूटन मैंने यहां पे लगाया और 10 न्यूटन फोर्स मैंने कुछ इस तरह से लगाया, तो पहले जब मैंने दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाया तो रिजल्टेंट मुझे मिला 20 न्यूटन। जब मैंने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो भाई रिजल्टेंट मुझे मिला 0 न्यूटन। इसके बाद जब मैंने दोनों को कुछ एंगल पे लगाया, से दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा कम बैठ रहा है ना, लेकिन मान के चलो 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट है वो आपको ना तो 20 मिलेगा ना 0 मिलेगा, और ना ही ये 10-10 मिलेगा, है ना। तो इस बार जो रिजल्टेंट है, ये दोनों फोर्स मिलकर के कितने न्यूटन का वर्क करेंगे, मतलब कितने न्यूटन का काम करेंगे, कितने न्यूटन का इफेक्ट यहां पर क्रिएट करेंगे, इस चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं इन वेक्टर एडिशन। इसको तो मैं सिंपल जो है ऐड कर सकता हूं ना, लेकिन इसको मैं सिंपल ऐड नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे वेक्टर लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे 3 लॉज, है ना, और इन तीनों लॉज में सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो जो तीनों लॉज हैं इनको लिस्ट तो अपन बना ही लेंगे, लेकिन यहां पर सब कुछ लिखते चलेंगे। देखो, सबसे पहला जो लॉ है दैट इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कब जो है यूज करते हैं, जैसे मान के चलो ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन को दिखा रहा है, ठीक, ये एक और वेक्टर होगा ये 10 न्यूटन को दिखा रहा है। तो अगर दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ, ये आपके सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर पाता है, सिर्फ 2 वेक्टर को, ठीक है, पैरेललोग्राम भी सिर्फ 2 वेक्टर को, ठीक है। और ये जो आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये मल्टीपल या फिर कहूं मोर देन 2 वेक्टर्स को, मोर देन, जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर होंगे तब आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाते हैं, समझ गए ना। अगर हम बात करें कि यहां पर अरेंजमेंट कैसा होता है, तो जब भी आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहां पर जब भी ऑपरेशन करें तो आपको हमेशा जो कनेक्शन करना है वो हेड टू टेल करना है, हेड टू टेल। पहले वेक्टर का जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के टेल से जाकर के लग जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ में हमेशा जो कनेक्शन होता है वो टेल टू टेल होता है, टेल टू टेल। स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ क्या कहते हैं सब कुछ समझा देंगे आपको। जबकि हम बात करें पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो इसमें जो कनेक्शन होता है वो भी हेड टू टेल होता है, हेड टू टेल होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्रायंगल लॉ जो है पॉलीगॉन लॉ, ये दोनों एक ही चीज है,
ठीक है ना। तो बस कुछ में कुछ भी गलत नहीं है ना। अगर आप ट्राइंगल लॉ को ही ऑपरेट करते चले जाएंगे तो वो पॉलीगॉन लॉ बन जाता है, समझ गए, कुछ भी अलग नहीं है। देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट जानेंगे। ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है इफ टू वेक्टर्स, मेरे साथ लिखते चलना, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चलो यहां लिख देता हूं, यदि दो वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय टू साइड्स ऑफ, या इज शोन बाय, ऐसा कर देते हैं, इज शोन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन, ध्यान से सुनो, टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, है ना, देन देयर रिजल्टेंट विल बी, ऐसे याद रखना है इसको, रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझो। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा मान के चलो ये रहा यहां पे बी वेक्टर, ठीक है। अब ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मतलब है कि मान लो ये फोर्स को दिखा रहा है या वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है और डायरेक्शन भी। मान लो फोर्स यहां लग रहा है, ये फोर्स मान लो इस पॉइंट से यहां लग रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को दिखा रहा है। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और इस तरह से लिखना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल की एक साइड को फॉर्म करें, ठीक है ना। तो देखो ये आपके मतलब ट्राइंगल की दो साइड को फॉर्म करें, देखो सिंपल, कंफ्यूज मत हो, ये आपके पास एक बार पढ़ लो, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज शोन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जिन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है, ये जो है ना इस तरह से इनको लगाना कि ये दो साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब जो आप वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो हमेशा उनको एक डायरेक्शन में रखना है। मतलब अगर जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उनकी चक्की ऐसे चल रही है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, समझ गए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट होगा, है ना, और हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होगा, ऑलवेज इन ऑपोजिट ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये ऐसे जा रहे हैं, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो जो आपका तीसरा वेक्टर होगा रिजल्टेंट को दिखाएगा और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। घबराओ मत, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, सब समझाते हैं। मान के चलिए अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, ये कुछ इस तरह से है कि पहला वेक्टर आपका ये हो गया, ये ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका ये हो गया बी वेक्टर, ये इस तरह से। मैंने कहा इनको ऐड करो ट्राइंगल लॉ से, कैसे करोगे आप, सिंपल ऐसे करोगे, ये मान लो आपने ए वेक्टर ये बना दिया, चलिए बी वेक्टर को उठा के इसकी हेड से जोड़ दो, समझ गए, इसकी टेल, इसका हेड और इसकी टेल बी वेक्टर। अब देखो इनकी चक्की कैसे चल रही है, इनकी चक्की ऐसे चल रही है, ये इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे है, ऐसे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में से आएगा। ये लो, ये क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया रिजल्टेंट, समझ गए। तो अगर आपकी चक्की ऐसे चले, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ऐसे आर वेक्टर इस तरह दिखाई जाएगा। ये आपकी दो साइड ऑफ ट्राइंगल है, या आपकी तीसरी साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला सर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर वाला कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो बता दो, ठीक है, तो बता देते हैं। मान के चलो कि आप जो है इस तरह से सिचुएशन बनती है कि आपने थोड़ा सा 10 मीटर आप ऊपर गए, लेट्स से इन द नॉर्थ, इसके बाद आप ईस्ट में मुड़ गए, कितना, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर आप ईस्ट में मुड़ गए, क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट है, तो कैसे निकालोगे भाई। देखो ये आपका एक साइड, ये दूसरी साइड, बोथ आर इन सेम ऑर्डर। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये यहां जाएगा, रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट की चक्की उल्टी चल रही है, ये आपका आर वेक्टर हो गया। पीजीडी लगाओगे, देखो यहां पर तो अपन को पता है पीजीडी लग जाएगी, काम हो जाएगा। कितना आ जाएगा रिजल्टेंट जो है इसका, यह आ जाएगा आपका 15 मीटर, ठीक। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी निकाल देंगे। इसके लिए हम जैसे देख के बता सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर जो है आपका
बेस लगा दो, tan थीटा से निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए अलग से फॉर्मूला वगैरह हम सब कुछ जो है डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो बात सुनिए, तो इस तरह से ये आपका ट्राइंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब ये तो बड़ा सिंपल था, तो अपन ने बता दिया। लेकिन कई बार जो है एंगल इस तरह से हो जाएगा, ये आपका एक हो गया और ये आपका इस तरह से ये भी 90 डिग्री बन रहा है ना, ये आपका दूसरा कुछ इस तरह से दिखा दिया। अब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, या नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, तो फिर जो है काम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तो वहां पर आपको फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइंगल लॉ हो गया ना। अभी देखना, अभी जो नेक्स्ट स्टेप वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैं बात करता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो अब मुझे जो है ना इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप मेन चीज समझ जाओगे। स्टेटमेंट आप खुद से पढ़ सकते हो ना, स्टेटमेंट खुद से पढ़ सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या खिचड़ी पकानी है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप उन्हें टेल टू टेल कनेक्ट करो, ठीक है। लेट्स से ये आपके पास ये रहा ए वेक्टर और ये रहा आपके पास चलो बी वेक्टर। वेक्टर एडिशन से करते मतलब ट्राइंगल लॉ से करते तो आप इसको स्लाइड करके यहां से यहां पे लगाते, लेकिन आप यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहे हो, तो ये आपका ए वेक्टर और इसको उठा के इसकी टेल पे लगा दो, ये आपका बी वेक्टर। ये दो वेक्टर हो गए। अब इसके बाद जो उनका रिजल्टेंट होगा, वहां पर रिजल्टेंट कैसे था, रिवर्स ऑर्डर में। यहां पे जो रिजल्टेंट होगा हमेशा जो दो वेक्टर जिनको आप ऐड कर रहे हो, हमेशा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से निकलेगा, हमेशा बीच में से। ये नहीं कहा मैंने बीचों बीच से, मैंने कहा बीच में से निकलेगा। बीच में का मतलब यह है कि मान लो ये आपका एक स्टोन है, आप 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ये पत्थर जो है किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो आप कहोगे कि भाई जाएगा तो जो है इसी पाथ पे जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब जो पत्थर है, जो रिजल्ट है, वो इन दोनों के बीचों बीच से जाएगा ना, थोड़ा सा इस साइड लग रहा है, थोड़ा इस साइड लग रहा है, तो पत्थर इन दोनों के बीचों बीच जाएगा। लेकिन जो ज्यादा जो फोर्स है वो इसकी साइड लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हल्का से इस साइड को टिल्ट हो जाएगा। समझ गए, कितना होगा इसके लिए अपन डेरिवेशन करने वाले हैं ना, ठीक है। वैसे भी बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, लेकिन हम जो है इसका एनालिटिकल मेथड आपको सिखाएंगे ना। तो देखो, तो कितना होगा इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा, सब कुछ हम जो अभी सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि पैरेललोग्राम लॉ में कैसे कनेक्शन है, तो बता दोगे ना कि टेल टू टेल कनेक्शन है। ये आपका ए वेक्टर और मान लो ये आपका अगर बी वेक्टर होता, तो ये आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा, लेट्स से अगर ये दोनों बराबर के हैं तो बीचों बीच से भी, जैसे मान लो अगर ये आपका 10 न्यूटन लग रहा है, ये 10 न्यूटन लग रहा है, तो भाई अब तो जो रिजल्ट होगा वो बीचों बीच जाएगा। तो अगर ये दोनों बराबर के हैं तो रिजल्ट आपका बीचों बीच भी जा सकता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये इस तरह से आप इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझा देंगे। समझ गए ना, बात समझ में आ गई। चलिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, मान के चलो। अभी हम डेरिवेशन करेंगे इसके, लेकिन पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखते हैं। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। हम इसको फर्दर जो है प्रूव करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी हम जानेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, पॉलीगॉन लॉ जो है आपका, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ, ये आपका जो है ना ट्राइंगल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, बस और कुछ भी नहीं। ट्राइंगल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म। जैसे मान के चलो अगर आपको मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक, देखो ये आपका ए वेक्टर, ठीक, ये होगा बी वेक्टर, ये होगा सी वेक्टर और ये होगा डी वेक्टर। अभी देखो, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल कनेक्टेड है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, ये ट्राइंगल लॉ मतलब को फॉलो करते हैं। नाउ अभी देखिए, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट दिखाना है तो ये रिजल्टेंट भी कैसे जाएगा, जैसे रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, ये भी रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अब जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये देखो कैसे चेक करोगे। ये आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बोला हम कैसे मान लें, और पॉलीगॉन लॉ कभी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे इसको जो है यूज करेंगे। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, आप इकट्ठे 4 वेक्टर को ऐड नहीं कर पाओगे, से आपको 2-2 करके करना पड़ेगा। तो कैसे, जरा चेक करना, अपन इसको वैलिडेट कर दें। ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ध्यान से देखें, ये ए ये बी, इनकी एक ही चक्की चल रही है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जाए तो कुछ इस तरह जाएगा, इस डायरेक्शन में,
जाएगा नहीं जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब ए और बी का उल्टा, ए और बी ऐसे हैं, रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। तो ये देखो यहां पर ये क्या दिखा रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब चेक करना, ये देखो ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये रहा, ठीक है। नाउ सी वेक्टर ये रहा, ध्यान से देखो। तो अगर आप नीचे वाले को ना देखो, क्योंकि अब ये रिजल्टेंट देखोगे ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जाएगा नहीं जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ये, तो रिजल्टेंट आ गया ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नाउ ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये रहा, ए प्लस बी प्लस सी, और डी वेक्टर कहां है, डी वेक्टर ये रहा, डी वेक्टर। तो देखो चक्की देखो इनकी क्या चल रही है ऐसे, और रिजल्टेंट कैसे जाएगा ऐसे, आर। तो अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसमें एक और ऐड हो गया, तो आर की वैल्यू ये आ गई, समझे ना। तो मतलब जो पॉलीगॉन लॉ है वो ट्रायंगल लॉ ही है, बस ये मल्टीपल साइड के लिए कर रहे हो तो दो दो तीन तीन करके जो है इस तरह से ऐड होते हैं। अभी आप हेडिंग बनाए रिजल्टेंट ऑफ रिजल्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना। अभी आप हेडिंग बनाए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। अभी देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर दो वेक्टर जो है किसी स्टोन पर किसी पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम उसको किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यूज होता है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ट्रायंगल लॉ को भी करोगे तब भी आपका एज इट इज सेम आंसर आएगा, एज इट इज सेम आंसर, ठीक है। तो देखो हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो मान के चलिए ये आपके पास, अच्छा कर क्या रहे हैं, हेडिंग बनाओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मतलब दो फोर्सेस अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हो तो उन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट क्या आने वाला है ना, किस तरह से निकालोगे। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, लेट से मान के चलो डायरेक्शन ही बताएंगे। अभी देखो ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ठीक, ये आपके पास बी वेक्टर हो गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वो करीब यहां से इनके बीच में से होते हुए जाएगा। चलिए ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक ना। तो अपन ने इसको नाम दे दिया आर वेक्टर, क्लियर है, आर वेक्टर। अब हमें क्या करना है कि इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को पूरा पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए तो इसको पूरा पैरेललोग्राम हमने बनाया। लेट्स से ये आपका एक वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल है तो इसका भी नाम बी वेक्टर होगा। ये ए वेक्टर के पैरेलल है तो इसका भी नाम आपका ए वेक्टर होगा। चलिए अब ध्यान से देखना, हमने कहा कि ये जो दोनों ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल है आपका थीटा, क्लियर। अभी देखिए रिजल्टेंट के साथ जो मतलब रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है वो अलग होगा। तो अभी हमें आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अगर ये कुछ ऐसा होता, ये आपका बी वेक्टर होता और ये आपका ए वेक्टर होता, तब तो अपन डायरेक्ट जो है 90 डिग्री बन रहा होता तो पीजीडी लगा लेते। लेकिन यहां पर तो मतलब और पाइथागोरस थ्योरम से आर की वैल्यू निकाल देते, है ना। लेकिन यहां पर जो है ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या है, यहां पर राइट एंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि हर बार राइट एंगल बने ये जरूरी तो नहीं। तो क्या करते क्या है, हम इतना करते हैं कि जैसे इसको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करो। कैसे करेंगे, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। रेड मार्कर कहां गया अपना, चलो कोई बात नहीं। देखो हमने क्या किया कि इसको यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये देखो यहां पर आगे बढ़ाया। ये एंगल आपका, ये देखो ये आपका बी है और ये आपने आगे बढ़ाया, ये एंगल कितना, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक ना। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। चलिए देखो बी, यहां पर आपको बी वेक्टर नहीं लिखना। कभी भी जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो, है ना, तो वहां पे वेक्टर साइन नहीं लगाना। तो आपने क्या किया, अगर ये बी है आपके पास, ये क्या है, ये बी है, ठीक है, ये बी वेक्टर। अब देखो ये बी जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बेस की वैल्यू आपको पता पड़ जाए, अगर आप चाहते हो बेस की वैल्यू पता पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप यहां पर देखो कि भाई ये आपका हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपका एस और ये हो गया टी, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, अगर आपको निकालना है ओ क्यू की वैल्यू या पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स पी एस होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू पी क्यू की जो वैल्यू है तो उसको अपन ने पी क्यू रखा, पी एस की जगह क्या रखना है, पी एस की जगह रखना है बी,
है ना। बी वेक्टर मत लिखना बिकॉज हम अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप यहां से निकालेंगे भाई पी एस की वैल्यू तो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर मतलब एस क्यू अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज आपका बी। तो एस क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी बी साइन थीटा। क्लियर है ना। तो ध्यान से देखना, ये जो बेस है आपका ये हो जाएगा बी साइन थीटा, सॉरी हाँ जी बी कॉस थीटा, और ये जो आपने बना के रखा है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। समझ में आ गई इतनी बात? बस सिंपल सी बात। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ओ पी क्यू ये कुछ इस तरह से आपको पूरा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। ध्यान से देखना, ये आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये आपका O है, ये आपका Q है, ये आपका S है। अब लगा तो ये आपको R निकालना है, R निकालना है। ये पूरी वैल्यू क्या है? O से लेकर Q तक A प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू क्या है? B साइन थीटा। R आपको निकालना है तो लगा दो भाई पीजीटी। कैसे निकालोगे? देखो यहां पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये अपन जानते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ए स्क्वायर अलग कर दिया, ए स्क्वायर अलग कर दिया, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इन दोनों का बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देख लो इन दोनों को, इन दोनों का बी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 हो जाएगा प्लस ये आ गया आपका 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो ये हो गई। आप इसको थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में लिखेंगे। डिटेल्ड क्या होता है ना, मतलब अगर आप उसको सही फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका निकल गया रिजल्टेंट। तो मतलब कभी भी आपको रिजल्टेंट निकालना है, दो फोर्सेज या दो वेलोसिटीज या दो कुछ भी अगर अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से दी गई हैं, बीच में एंगल दिया 70 डिग्री 80 डिग्री, तो बस जो रिजल्टेंट होगा वो आपको इस तरह से निकालना है। ये रिजल्टेंट है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगर आपके जो दोनों फोर्सेज हैं वो सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? तब तो सिंपल ऐड हो जाना है, सिंपल ऐड हो जाना है। ठीक, लेकिन मान लो कि अगर जो फोर्स है, एक फोर्स मान के चलना ऐसे लग रहा है इस तरह से कि आपका एक फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा, पैरेललोग्राम है, तो ऐसे कर लो। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो उसमें स्पेशल केस लिखना है। स्पेशल केस में क्या कि भाई आर इज इक्वल, अगर थीटा जो है आपका 90 डिग्री है तो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? बस इतनी सी बात है, समझ गए ना? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर 90 डिग्री दिया है तो बस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एक फोर्स ये दूसरा फोर्स ये, 10 ये रहा और 20 ये रहा, तो सिंपल सिंपल ऐड कर दो 30 न्यूटन। 10 ये रहा 5 ये रहा, तो सिंपल सिंपल माइनस कर दो, 5 न्यूटन बचेगा। समझ गए ना? तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल जो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको करोगे भी तो इसके अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया, ये 90 डिग्री पर है और ये आपका वैसे है। ठीक नाउ, अब आपसे पूछा जाता है तो कभी भी चाहे आपका ट्राइंगल लॉ हो चाहे आपका कौन सा लॉ हो, पैरेललोग्राम लॉ, पहले आपको
सब कुछ इसी तरह से करना है, मतलब जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो ऐसे ही आएगा। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी या डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब हम देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखिए डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, एक बार इसको समझ लो। देखना, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि आपने क्या किया, ये आपका हो गया ए वेक्टर, ठीक, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल है थीटा, ठीक, और ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के बीच में और इस हॉरिजॉन्टल या ए के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक, और ये जो अल्फा है ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब इसको कैसे निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए वही प्रोसेस है, जैसे मान लो बी कॉस थीटा हो गया ना, ये देखो, और ये हो गया आपका मतलब रिजल्टेंट, सॉरी मैंने जो है यहीं पे बनाना चाहिए था मुझे बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ये रहा आर वेक्टर, और ये रहा देखो आपका ये ए वेक्टर था, यहां तक ए वेक्टर था, और ये कुछ इस तरह से। तो ये जो रिजल्टेंट है ये बेस के साथ अल्फा एंगल पर है। तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा आप tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा नहीं, मतलब अल्फा नहीं, बी साइन थीटा, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा, बिकॉज ये तो वैल्यू है ना, अल्फा निकालोगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान देनी है। अभी क्वेश्चन इस पे बनेगा तो कैसे करेंगे ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना कि जैसे मान लीजिए दो वेक्टर, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो याद रखोगे ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा, इस पे नजर मारते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो रिवाइंड करके ले लो, अभी भी मौका बचा हुआ है आपके पास, ठीक। देखिए तो ये टाइम देखिए हम ना, कितनी जो है वीडियो बन चुकी है ना, 30 मिनट की हो गई। चलिए देखो, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। मान के चलो कि आपने ऐसे ले लिया कि ये अपने पास एक स्टोन हो गया, एक जो फोर्स है ये कुछ इस तरह से लग रहा है आपका, ओके, ये 10 न्यूटन, ठीक है। दूसरा फोर्स जो है ये लग रहा है 20 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको इतना काम करना है कि आपको इन दोनों के बीच में कह दिया कि एंगल बना जो 60 डिग्री। रिजल्टेंट जो ट्रायंगल लॉ से निकलेगा ना वो भी सेम आने वाला है, ठीक। चलिए ये आपको एंगल दे दिया। अब आपसे कहा कि आपको एक तो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड का मतलब ये दोनों मिलकर के कितना जो इफेक्टिव फोर्स बनाएंगे, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देन आपसे कहा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये निकालना है। कैसे करोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। क्या सिंपल सा काम क्या होता है, सिंपल सा काम होता है कि आपको फॉर्मूला लगाना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लगाओ आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 लिख देना, कॉस 60 की वैल्यू है ये। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू जो बचा आपका वो हो गया, आर इज इक्वल टू बचा आपका ये हो गया 100 प्लस 400 प्लस 200, ये हो गया। तो 400 दो 600 दो 8 700 रूट 700, रूट 700 कितना आता होगा आपका, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो आपका ये 26 मान लो है ना, तो 26 पॉइंट कुछ, दैट मीन्स ये आपका 26 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो हो गया वो आ गया आपका 26 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि वैसे अगर आप सिंबल देखोगे तो 20 का ये हो गया, 10 न्यूटन का ये हो गया, तो रिजल्टेंट जो है वो आपका 30 न्यूटन तक होना चाहिए था, 30 न्यूटन होना चाहिए था नॉर्मल, अगर ये सीधे सीधे लग जाते तो, ठीक है ना, सीधे सीधे लगाया तो 30 न्यूटन, उल्टे उल्टे लगाया तो 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट ये कितने का जा रहा है, रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच में से कहीं से निकलेगा, लेकिन कितने न्यूटन का 26 न्यूटन का, ठीक है। अभी आप देखना कि अगर मुझे निकालना है कि इसकी एग्जैक्ट जो रिजल्टेंट जो होने वाला है ना इनके बीच में जो जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए कैसे करूंगा, देखना, लेट्स से ये जो रिजल्टेंट है ये यहां से कुछ निकला और इसकी जो इसको हमने मान लिया अल्फा,
ठीक, यहां पर ये हो गया मान लो जिसके साथ एंगल बन रहा है ना उसको मैंने मान लिया ए, ठीक, और जिसके साथ मैंने अल्फा नहीं बनाया ना उसको मैंने मान लिया बी। चलिए, तो अगर मुझे लगाना है यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू, तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले क्या है b sin थीटा, तो b 20 इंटू साइन 60, ठीक है। चलिए, प्लस a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा है ना, तो a की वैल्यू क्या है 10 प्लस b कितना है 20, कॉस थीटा कितना है कॉस 60, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना 20 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 अपॉन 10 प्लस 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा 10√3, ये बचेगा आपका 30, ये आपका 10 बचेगा ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 20, चलिए, तो ये आपका √3/2 आ गया, दैट मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका √3/2। चलिए, tan अल्फा इज इक्वल √3/2, अब 10 में तो √3/2 कुछ होता ही नहीं है ना, नहीं होता ना, 10 में √3/2 कुछ होता नहीं, अंदाजा कैसे लगाना है, तो अंदाजा लगाने के लिए आप देख लो इसको थोड़ा सा, एक बार आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि 10 के अंदर, अच्छा इसको देख लो √3/2, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 अपॉन में जो है 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो 0.86 आ जाएगा आपका। अब ये जैसे मान लो 1045 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक, और 1030 की होगी 1/√3, 1/√3 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 1/√3 होता है 0.45, तो जो आपका जो रिजल्ट है ना ये आपका 1030 और 10 जो है 45 के बीच में, तो अप्रॉक्स अपन इसको 37 डिग्री मान लेते हैं, मान के चलो 38 डिग्री या 34 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री ज्यादा है ना, 30 डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ना ये 20 डिग्री के करीब है, 30 डिग्री मतलब बीचों बीच होता, और 30 डिग्री ज्यादा मतलब 20 न्यूटन की साइड जा रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू मान लो 35 या 36 अप्रॉक्स इतना जो है डिग्री जा रहा है, समझ गए ना। तो ये आपकी अल्फा निकालने की डायरेक्शन हुई। अच्छा, एक और चीज, जैसे आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी या नोटिस करनी चाहिए कि जो रिजल्टेंट है ना वो 10 और 20 ज्यादा आया है, ठीक है, और कई बार 10 और 20 से कम भी आ सकता है। अच्छा, कैसे कैसे बताएं आपको, एग्जैक्ट जो है क्या कंडीशन होने वाली है, हमेशा याद रखना कि जो रिजल्टेंट होता है ना, हमेशा जो रिजल्टेंट होता है इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो या तो a प्लस बी हो सकती है, ठीक है, मतलब ये 10 प्लस ये जो मैक्सिमम वैल्यू जाती ना वो 20 प्लस 10 हो सकती थी, यानी कि 10 प्लस 20, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, और b माइनस ए या a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, तो 20 माइनस 10 से यानी कि 10 न्यूटन से छोटा नहीं हो सकता, तो मतलब ये जो फोर्स लाई करेगा ना ये जो होगा ना ये आपका 10 न्यूटन से बड़ा होगा और 30 न्यूटन से छोटा होगा, समझ गए, अगर एंगल पे तो, और अगर मैक्सिमम मिनिमम है तो या 10 न्यूटन होगा या 30 न्यूटन होगा, मेन बात समझ रहे हो ना। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन जो है किस तरह के मिल सकते हैं, तो चलो एक चीज देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है इसको मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, तो इसको मैं हटा दूं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से, आराम से पढ़ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। नाउ, तो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इन रेशियो ऑफ 3:5, गिव द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, समझ गए। नाउ, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दो फोर्सेस हैं और एक बॉडी पर, मान के चलो ये इस तरह से है, ये मान लो कोई एक पॉइंट है या एक बॉडी है, अब इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दैट विल बी, मान के चलो भाई F1 और एक फोर्स हो गया F2, मुझे नहीं पता कितना होगा, ठीक है, बस ये बताया कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। नाउ, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन रेशियो ऑफ 3:5, गिव रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, मतलब F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 35 न्यूटन है। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। क्लियर, कहानी को एक बार फिर समझते हैं। मान के चलो कि अपने पास ये एक पॉइंट होगा, ये मास मान लो, इस पर जो है ना एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है यहां पर F2, दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज योर 60 डिग्री। नाउ, अभी आपसे कहा जा रहा है कि जो F1:F2 है ये आपका जो है 3:5 है, तो मान लो मैंने इसको मान लीजिए 3x हो गया, ये हो गया आपका 5x,
क्लियर। इन दोनों के बीच में अगर आपका 60 डिग्री बन रहा है तो वो पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ठीक नाउ, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आपको इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आपको गिवन रिजल्टेंट दिया हुआ है कितना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन है। बस ये नहीं दिया हुआ इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालोगे, r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर, तो यहां पर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस यहां पर 2f1 f2 और ये आपका cos 60। r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर है ना, f1 की वैल्यू क्या है 3x, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू। नाउ ध्यान से देखना, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी है 35 न्यूटन इज इक्वल टू 34 और ये आपका हो गया ये होगा 49, तो 49x स्क्वायर ये रूट में आ गया, तो 35 इज इक्वल टू 7x, 7 5 जा दिस, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो अब देखो बस सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, ये आपका न्यूटन में चल रहा था ना। नाउ तो x की वैल्यू आपने निकाल दी, तो f1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपके 3 इंटू 5 तो 15 न्यूटन, और f2 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 5 इंटू 5, ये हो गई आपकी 25 न्यूटन। ठीक है, नाउ तो बस ध्यान से देखो, बस ये आपने f2 निकाल दिया, ये आपने f1 निकाल दिया, तो ये निकालने के बाद आपने इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू निकाल दी। मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता तो बस इसको जो है आप क्या मान लेते, ये मान लो अगर आपने कहा कि भाई ये देखो ये f2 ज्यादा है, कितना है f2 कितना है 25, f1 कितना है आपका 15, अगर आप ये बताओ आपको अगर f2 निकालना है तो रिजल्टेंट करीब इसके बीच में यहां से जाएगा। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, अल्फा जिसके साथ होता है ना उसको a मान लिया करो, उसको a मान लो, और जिसका अल्फा नहीं बनाया ना आपने रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट जो है ना इस a से अल्फा एंगल पर है, तो कैसे निकालोगे भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू निकाल लेना अब आप इसको। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो b, तो b cos थीटा, तो सॉरी b sin थीटा 25 इंटू साइन थीटा साइन 60 अपॉन, ठीक है, अपॉन a प्लस, तो a प्लस 25 इंटू cos 60, बस निकाल दो, उसको सॉल्व कर लेना, अल्फा की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, ये काम आपका कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। क्वेश्चन जो अभी बताया था ना, जस्ट अभी बताया था, बस वही चीज लिखी हुई है लैंग्वेज के फॉर्म में, है ना। नाउ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कौन सा होता है, जब दोनों वेक्टर एकदम सीधे सीधे ऐड हो जाए। लीस्ट रिजल्टेंट कौन सा होता है, जब एक में से दूसरा माइनस हो जाए। तो मान के चलो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो अपन आधी लैंग्वेज पढ़ के लिख देते हैं कि भाई P प्लस Q, मान लो P जो है एक फोर्स हो जाएगा, Q जो है दूसरा फोर्स हो जाएगा। अगर इन दोनों का ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका 29 न्यूटन आएगा, और इससे बड़ा कोई जो है नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट है। नाउ अगर आप देखें P माइनस Q करो, जो लीस्ट रिजल्टेंट है, लीस्ट तो सब सब्ट्रैक्ट करने पाता है, तो लीस्ट रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर का वो 5 न्यूटन हो रहा है। चलिए ये लिख दिया और आगे हमने पढ़ा नहीं है। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, यदि जैसे मान लो कि P की कुछ वैल्यू होगी और Q की कुछ वैल्यू होगी, यदि हम इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू 3-3 न्यूटन बढ़ा दें, ठीक, तो वो जो नए फोर्स बनेंगे ना, नए फोर्स 3-3 न्यूटन बढ़ाने के बाद जो नए फोर्स बनेंगे वो 90 डिग्री पर कहीं एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। अच्छा देखिए, तो मान के चलो सबसे पहले क्या कहा है कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट P प्लस Q इतना हो गया, लीस्ट रिजल्टेंट इतना हो गया। पहले तो आप ये निकालो P की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद दोनों में 3-3 बढ़ा देंगे, और उसके बाद जो 90 डिग्री पर अगर वो 3-3 बढ़े हुए फोर्स लग रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप एडिशन करोगे तो सिंपल आपका ये हो जाएगा 2P इज इक्वल टू 34 और P इज इक्वल टू आपका हो गया 17 हो गया, तो P की वैल्यू आ गई आपकी 17। अब ध्यान से देखना, P माइनस 17 इज इक्वल टू 17 माइनस जो है, अरे यार 17 तो 12 बच रहा है ना, Q समझ गए। तो Q की वैल्यू यहां से निकल आएगी 12 न्यूटन या आपका 17 न्यूटन। तो आपने P की वैल्यू निकाल दी, Q की वैल्यू निकाल दी। ठीक,
इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, तो मान के चलना कि जो P है अगर मैं इसको 3 न्यूटन बढ़ा दूंगा तो मैंने कहा भाई इसका नाम हो गया P डैश और ये हो गया आपका 17 + 3 20 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से Q को अगर बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा Q डैश और 12 + 3 जो है आपका 15 न्यूटन। ठीक है ना, अभी ध्यान से देखो अगर ये दोनों फोर्सेस, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस का है ना, न्यू फोर्सेस का कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब अगर ये दोनों फोर्सेस P डैश और Q डैश ये 90 डिग्री पर लगे राइट एंगल, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, पहली चीज तो ध्यान से देखना, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल देंगे क्योंकि बीचों बीच तो नहीं जाएगा, बीचों बीच तो जब जाता है जब ये दोनों 20-20 होते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, 90 डिग्री वाला क्वेश्चन है, 90 डिग्री दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है, तो कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सी बात, R = √a² प्लस b²। तो R = हो गया आपका ये आपका 400 प्लस आपका 225 625, R = आपका निकल के आ गया जो है आपका 25। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ गया आपका 25 न्यूटन। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछ लिया जाए कि भाई एंगल क्या होगा तो अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका थीटा, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलोगे, थीटा। बस कैसे निकालोगे भाई, ये तो आपको जो है ना जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल सीधा सीधा बन रहा है तो आप tan अल्फा = क्या निकालो भाई, आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है Q डैश अपॉन बेस क्या है B डैश, ये डायरेक्ट निकाल दोगे तो आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, देखो ये रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपको आपकी मर्जी है तो b sin थीटा प्लस जो है मतलब b cos sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा लगा लो, वहां से भी आ जाएगा। समझ गए ना, ये हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आप एंगल निकालना सीखोगे, तो उसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन खत्म करेंगे इसको। द टू बॉयज पुलिंग अ मास एट एन एंगल टू ईच अदर, मतलब एंगल गिवन नहीं है, बस ये कहा कि कोई भी मास होगा उसको दो लड़के जो है ना खींच रहे हैं। चलिए कितने एंगल पे नहीं दिया, तो हमने कहा कि भाई ये जो लड़के हैं ये मान लो एक ऐसे लगा रहा होगा और ये ऐसे लगा रहा होगा। चलिए ठीक है, नाउ इसके बाद क्या कहा है, इफ दे एक्सर्ट 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन फोर्स रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहला जो लड़का है वो 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा वाला 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एंड देयर इफेक्टिव पुल का मतलब है रिजल्टेंट। अब जो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, एंड देयर इफेक्टिव पुल इज एट राइट एंगल टू द पुल ऑफ फर्स्ट बॉय। इसका मतलब पहला लड़का जो है ना वो ये है, ठीक, पहला हमने ए मान लिया, इसको मान लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। तो पहला जो लड़का है उसके राइट एंगल पर, मतलब जो इफेक्टिव पुल है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट है से R, ये जो रिजल्टेंट R है ये इज एट राइट एंगल टू द पुल ऑफ फर्स्ट बॉय, यानी कि पहला लड़का ये पहले बॉय का जो पुल कुछ इस डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट होगा ये पहले वाले पर 90 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन कैसे पॉसिबल है ऐसा, ए और बी ऐसे लग रहा है तो इधर तो 90 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो, देखो, एंड देयर इफेक्टिव पुल यानी कि रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल, यानी कि रिजल्टेंट जो है आपका 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री पे। इसका मतलब यह है कि ए कुछ इस तरह का होना चाहिए, समझे। चलिए रिजल्टेंट 90 डिग्री टू द पुल ऑफ फर्स्ट बॉय, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर्म्स, यानी कि ये दोनों खींच रहे हैं उनके बीच में क्या एंगल हो सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो अगर ऐसे रखोगे, जरूरी थोड़ा ना फोर ऐसे लग रहा है, मान के चलो फोर ऐसे भी तो लग सकता है। ये आपका ए हो गया, ये एक जो है बी खींच रहा है इसको, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा ये जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे हो रहा होगा रिजल्टेंट, समझ गए। तो ये जो ए और इसके बीच में 90 डिग्री बन जाएगा और ये दोनों जो है इसको खींच भी सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि डायग्राम अपना ऐसा हो, डायग्राम अपना ऐसा भी बन सकता है, यही इसमें एक छोटा सा कैच था। अब देखो, अब आपको क्या कहा गया है कि देखो ये जो एंगल दिया है ना, ये एंगल कौन सा है, क्या ये एंगल थीटा दिया है, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा तो जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अल्फा किसके बीच का एंगल है, अल्फा जो है हमने माना है कि रिजल्टेंट और ये जो आपका पहला वेक्टर है उसके बीच का एंगल आपने अल्फा ले लिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ध्यान से देखो,
तो आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आर्म्स। ठीक है, तो मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए और बी के बीच में आपको एंगल निकालना है। सो दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द थीटा। चलिए तो कैसे निकालोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जो आपको 90 डिग्री दिया है, ये रिजल्टेंट और एक आपकी आर्म के बीच का या फिर एक पुल के बीच का जो है एंगल है, तो ये जो 90 डिग्री है वो क्या अल्फा है भैया, अल्फा है। तो देखो नाउ अब देखना इसको कैसे निकालेंगे, देखना देखो ये जो अल्फा है ये बन रहा है इसके साइड, ये अल्फा बन रहा है ए के साथ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है बस वो यहीं पे लिखा रहता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका tan अल्फा की वैल्यू अपन गिवन 90 डिग्री नाउ इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू आपका 60 न्यूटन, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 30 न्यूटन। तो बस वैल्यूज प्लेस करो, तो आपका ये होगा 60 और ये आपका साइन थीटा, थीटा अपन को कैलकुलेट करना है ना, अल्फा अपन को गिवन है। तो नाउ ए की वैल्यू 30 प्लस आपका 60 कॉस थीटा। ठीक, ध्यान से देखो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट इज इक्वल टू 60 साइन थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 साइन थीटा। अब ध्यान से देखना ये इनफाइनाइट है, क्या करें, तो आप जानते हो कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो आप इसको 1 अपॉन इन्फिनिटी बना दो ना, तो कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप ध्यान से देखना कि यहां पर 30 प्लस 60 साइन थीटा इज इक्वल टू ये 60 साइन थीटा अपॉन ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, तो ये आपका 0 हो गया। 30 प्लस 60 ये जो आपका चल रहा है उल्टा तो ये लिख दिया अपन ने, कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा। चलिए ये आपका कॉस थीटा। ना ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस साइड आकर के 30 इज इक्वल टू माइनस 60 कॉस थीटा, यहां से ये आपका बचेगा -1/2 कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस में जो है -1/2 कब होता है, 120 डिग्री पे। तो ये जो है आपका 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन जो थीटा की वैल्यू है ये आपकी 120 डिग्री है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि 90 डिग्री छोटा ही जो है एंगल लग रहा हो, बड़ा भी लग सकता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब जो अपन देखेंगे दैट विल बी योर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ इन वेक्टर एडिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर जो होते हैं ये कुछ बेसिक रूल्स को, बेसिक लॉज या प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जिसमें से जो 2 लॉ हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इसको जरा ध्यान सोचिए। देखो कम्यूटेटिव बना है कम्यूट से, एंड कम्यूट का मतलब होता है पोजीशन को इंटरचेंज करना, जो है बदलना। तो देखो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किया, तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं, इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि मान के चलिए आपको 3 वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है ना, तो आप ऐसा कर लें कि भाई पहले 2 वेक्टर को ऐड कर लिया, फिर तीसरे को ऐड कर दिया। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब आप कोई भी जो है एक पेयर उठा लो, उसमें से किसी को भी जो है एक साथ ऐड कर लो, तीसरे को अकेले ऐड करना, ये आंसर आपको बराबर आएगा। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। दोनों को बारी बारी करके जो है एक के बाद एक प्रूव करते हैं। ना देखो सबसे पहले इसका प्रूव कैसे है, मान के चलिए कि आपके पास जो है ये एक ए वेक्टर हुआ, ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया आपके पास एक बी वेक्टर। क्लियर, ध्यान से देखना, इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। चलिए बना दिया, ये आपका आर वेक्टर हो गया। ना तो क्या मैं इस बी वेक्टर को यहां पर इस तरह से बना सकता हूं, ये बी वेक्टर हो गया। अगर ये बी है तो ये भी बी वेक्टर होगा ना, पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल साइड जो है इसकी। इसी तरह से ये देखो, ध्यान से देखना, अगर ये ए है तो फिर ये भी ए होगा ना, ए वेक्टर। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। अब अगर आप जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, लेकिन अगर आप इसमें देखो, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूं ओ पी क्यू एस। ठीक, ध्यान से देखा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक, इस ओपी क्यू ट्रायंगल में आप देखिए कि देखो इसका हेड और इसकी टेल, मतलब ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब ये ओपी, ये आपका पी क्यू,
ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओपी और पीक्यू ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, उसका जो रिजल्टेंट है आर, ये आपका किस डायरेक्शन में है, ये देखो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये जो थर्ड साइड है ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा। तो आप इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो, लिख दिया आपने। तो आप यहां पे देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब आप इस ट्रायंगल को देख लो, इन ट्रायंगल कौन से वाले में, OSQ में देखो, OSQ में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई OS ऐसे है, ये देखो बी वेक्टर, ठीक। अब बी वेक्टर के हेड से जुड़ी है इसकी टेल, ये हो गया ए वेक्टर। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया आर वेक्टर। तो आप ध्यान से देखना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आपने इसको किसके बराबर लिख दिया, रिजल्टेंट के बराबर। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर की एक और वैल्यू क्या है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इस तरह से जो है हमने इसको प्रूव कर दिया, समझ गए ना। मतलब ये इन दोनों में ट्रायंगल लॉ जो है आपका लग रहा है, तो आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि मान के चलिए आपको कुछ वेक्टर्स जो है एक साथ जो है फोर्स लग रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, चलिए ये हो गया आपका सी वेक्टर, अब ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर। जरा चेक करते हैं, आपको पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, तो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया। अब देखना इसको क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट है ना ये। नाउ ध्यान से देखना इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, केवल इसको देखो, केवल इसको, ए वेक्टर ये क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, सी वेक्टर, सी वेक्टर। अब रिजल्टेंट कौन सा है, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये देखो ना, ये देखो ये, तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, मतलब ये ऐसा ये ऐसा, तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलिए इसके बाद आप ये देखो, इसके बाद ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, आर वेक्टर की वैल्यू आपने ये निकाल दी। अब देखो, अब यहां पे देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको इतना काम करना है कि ये आपका ए बी सी चल रहा है ना। अब देखो आप पहले बी प्लस सी को, मतलब ये आपको यहां पे ये क्या निकाल दिया आपने, ये देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ अब अगर आपको करना है बी और सी को ऐड करना है, तो देखो बी ये रहा, सी ये रहा, अब ऐड कैसे करोगे, इस तरह से, ये देखो बी और सी एक डायरेक्शन में और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो रिजल्ट होगा ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कहां है, देखना जरा ध्यान से, ये देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये रहा, मतलब ए वेक्टर ये रहा, ये रहा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये रहा, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर किसके बराबर हुआ, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई दोनों की जो है आर वेक्टर की वैल्यू निकल रही है, इन दोनों को जो है आमने सामने रख दोगे तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो बस सिंपल सी बात है। अभी हम जो है इस क्लास को अभी के लिए ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। तो अभी बस आप पढ़ते रहें, इनकी प्रैक्टिस करते रहें, और हाँ, सभी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इन वीडियोस को आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, सो दैट ये वीडियोस आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।